क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक डिस्कशन वीडियो है जो कि बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले फरवरी में क्लास 12th बायोलॉजी के बिहार बोर्ड वालों का एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी इस सेक्शन में टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस हमें करने हैं और इस वीडियो में हम टोटल 70 क्वेश्चंस को डील करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है यूक्रोमेटिन की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जान लेंगे कि यह क्रोमेटिन है क्या। तो क्रोमेटिन जो है धागे नुमा संरचना है। यह कैसा है? धागे नुमा संरचना। धागे नुमा संरचना तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यह जो यूक्रोमेटिन है, तो यूक्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन का एक प्रकार है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि क्रोमेटिन क्या है। तो क्रोमेटिन क्या है? धागेनुमा संरचना है। कैसा है? धागेनुमा संरचना जो केंद्रक में पाया जाता है, जो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। तो धागेनुमा संरचना जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के मिलने से बना है। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम जो है हिस्टोन अष्टक प्लस डीएनए के मिलने से न्यूक्लियोसोम बना है। और ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम जो बहुत सारे आपस में एक साथ जुड़ते हैं तो ये संरचना तैयार होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटीन। ठीक है। और ये जो क्रोमेटीन होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि जो हिस्टोन अष्टक है हमारा, ये 8 अणुओं से बना है। ये 8 अणुओं से बना है। ठीक है। डीएनए पैकेजिंग में ये हम लोगों को मिलेगा और डीएनए पैकेजिंग का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसके मिलने से ये क्रोमेटीन बना। और ये जो क्रोमेटीन होता है ये संघनित होते हैं, बाद में ये संघनित होते हैं कोशिका विभाजन के समय और बनाते हैं गुणसूत्र। तो हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र किसका बना है। तो याद रखेंगे किसका है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है। तो ये जो क्रोमेटीन है ये 2 प्रकार का क्रोमेटीन है, यानी जहां पर ये न्यूक्लियोसोम इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये HBA है और इस तरह से यहाँ पे ऐसे रैप्ड होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जहाँ पे ढीला बंधा होता है, कहाँ पे? जहाँ पे ढीला बंधा होता है उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटीन। तो ढीला जब बंधा होता है, ये ढीला बंधा होता है तो उसे कहते हैं यूक्रोमेटीन। और जब यह कसकर बंधा होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटीन। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटीन। तो पहला हमारा हो गया यूक्रोमेटीन और दूसरा हो गया हेट्रोक्रोमेटीन। और हम जानते हैं कि क्रोमेटीन को अभिरंजित करने पर यह रंग प्रदान करता है। तो यूक्रोमेटीन जो होता है वो गाढ़ा रंग देता है, यूक्रोमेटीन जो होता है वो हल्का रंग देता है और हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो गाढ़ा रंग देता है। ये कैसा रंग देगा? गाढ़ा रंग देगा। तो हेट्रोक्रोमेटीन गाढ़ा रंग देता है और ये क्या होता है? आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, लेकिन यूक्रोमेटीन जो होते हैं ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं। और यहाँ पे इस थोड़ा सा इसको देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे भी पूछा जाता है कि यूक्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यूक्रोमेटीन क्या है?
यूक्रोमोटीन वैसे क्रोमोटीन का वैसा भाग जहाँ न्यूक्लियोसोम कसकर बंधा होता है, वैसे भाग को हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमोटीन। और क्रोमोटीन का वह भाग जहाँ न्यूक्लियोसोम हल्का बंधा होता है, उसे हम कहते हैं यूक्रोमोटीन। यूक्रोमोटीन जो होता है अनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं, और हेट्रोक्रोमोटीन जो होते हैं अनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यूक्रोमोटीन को अभिरंजित करने पर हल्का रंग देगा, और हेट्रोक्रोमोटीन को अभिरंजित करने पर गाढ़ा रंग देगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे, और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखेंगे, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और किसके लिए फेमस है? तो याद रखेंगे ये बाघ के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? बाघ यानी टाइगर। इसका आंसर क्या लगाएंगे? बाघ या टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है हाइब्रिड विगर। देखो संकर, संकर क्या है? तो संकर वह है यानी वैसे जीव जो संकरण की विधि से प्राप्त किए जाते हैं। जो संकरण की विधि से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संकर। संकर मतलब जिनमें ऐच्छिक गुण हो, जिनमें ऐच्छिक गुण हो, जिनमें ऐच्छिक गुण हो उनको क्या बोलेंगे? संकर। तो संकर शक्ति यानी ऐच्छिक गुण जो है वो बढ़ रहा है, यानी उनके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, उनका जो ट्रेट है, उनकी गुण जो है वो बढ़ रहे हैं, उनकी शक्ति जो बढ़ रहा है। और ये ऐसा कब होगा? तो जब पेरेंट से हमेशा अच्छा कब बनता है? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब। विनिमय, इसका हम लोग याद रखेंगे, क्रॉसिंग ओवर। काइस्मा क्या है? काइस्मा एक एक्स प्रकार का या एक ऐसी बिंदु है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। वह बिंदु जहां क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये किसी में इनकी संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी वैसी स्थिति, होमोजाइगोसिटी वैसी स्थिति जहाँ पे दोनों एलील एक जैसे हों, ये वाला। हेट्रोजाइगोसिटी दोनों जहाँ पे एलील अलग अलग हों, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में कौन सा है? तो मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कॉक्सिक्स है, इनके अलावा विजडम टीथ है, इनके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा हो जाएगा? कॉक्सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करते हैं 5th नंबर। तो हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है? तो हीमोकोरियल अपरा याद रखेंगे कि वैसे अपरा को कहते हैं जिसमें माता का रक्त कोरियोन, या जिसको हम जो इम्ब्रियो बोल रहे हैं, उनके रक्त कोरियोन के साथ सीधा संबंध में होते हैं, सीधा संपर्क में होते हैं। तो ये किस में पाया जाएगा? तो ये मनुष्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम करते हैं, तो कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? तो इसका हम याद रखेंगे कि ये हमेशा कौन होता है? शलभ या मोथ, इसको हम कहते हैं। तो हम सबसे पहला पॉलिनेटर कौन है? तो पॉलिनेटर वह एजेंट जो पॉलिनेशन या परागन कराता है। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन या परागन क्या है? तो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। अब ये परागन में ये कैसा होगा? तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागन, दूसरा होता है पर परागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन उसको कहते हैं जिसमें एक ही पुष्प के बीच जब परागन होता है तो। और क्रॉस पॉलिनेशन एक पौधे के 2 पुष्प या 2 पौधों के पुष्पों के बीच जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी वह एजेंट, दैट एजेंट विच काउज पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ
pollen, grain to stigma, or it is self or cross self between the same flower of the same plant, between the two flowers of the same plant or the two other plants. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसमें जो उनको अट्रैक्ट करने की क्षमता हो जाती है जो पुष्प में, वो क्या होता है? तो आकर्षित गंध से भी करते हैं और रंग से भी करते हैं। तो रंग किसके कारण आता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स वैसे लक्षण को कहते हैं जो एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित हो तथा वातावरण का समलक्षण पर प्रभाव हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक, या इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, पॉलीजेनिक। ठीक है, यानी जब एक जो ट्रेट है वो एक से अधिक जीनों के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है और उसमें उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो उसमें उसके ऊपर जब वातावरण का भी प्रभाव रहता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं मात्रात्मक। और इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? त्वचा का रंग, स्किन कलर, ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कैंसर पैदा करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन। और कार्सिनोमा क्या कहते हैं? जब हम लोग इसका आंसर ये होगा, कार्सिनोजन। ये कार्सिनोमा किसको कहते हैं? तो कार्सिनोमा एक ऐसी स्थिति है जब कोशिका में कैंसर उत्पन्न होता है, कोशिका में कैंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, और ऑन्कोजन जिन जो म्यूटेट या परिवर्तित होकर साधारण कोशिका को किसमें बदल देते हैं? साधारण कोशिका को ट्यूमर कोशिका में बदल देते हैं, या ट्यूमर सेल में बदल देते हैं। ठीक है, उस जिन को हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोजन। और मेटास्टैटिस क्या है? ये एक प्रवृत्ति है जिससे साधारण यानी नॉर्मल सेल चेंज या कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल। यानी जिस प्रकृति के द्वारा एक अवरुद्ध जो है वो दूसरी साधारण कोशिका को अवरुद्ध में बदल दे, उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टैसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटास्टैसिस से आप क्या समझते हैं, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल वैसे जो केंद्रक में उपस्थित है। तो केंद्रक में हमारा उपस्थित है डीएनए, आरएनए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 प्रकार। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है। तो परितंत्र क्या होता है? तो परितंत्र जो है वो सजीव और इसके वातावरण या बाह्य कारक के बीच का अंतः संबंध। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परितंत्र। तो ट्रॉपिक स्तर क्या होता है या ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो सभी समूहों का किसी आहार श्रृंखला के जो समूह होते हैं, समूह को जिसकी ऊर्जा स्तर समान हो, उसे हम ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं, या उसे हम
अलग अलग ट्रॉपिक लेबल्स में या उसे एक समूह में कैटेगराइज किया जाता है जिसको हम ट्रॉपिक लेबल कहते हैं। तो पहला ट्रॉपिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन रहेगा? प्रोड्यूसर। कौन रहेगा? प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन रहेगा? तो वो रहेगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा? कार्निवोरस। फोर्थ पे कौन होगा? ओमनीवोरस। यानी प्रोड्यूसर के बाद ये कंज्यूमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन होगा हमारा? प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन्कोजेंस, और इसमें याद रखेंगे इसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर कौन आ जाएगा? सी, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसमें देखते हैं जिन गन की मदद से कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। तो जिन गन हम लोग जानते हैं कि एक यंत्र है जिसके द्वारा जो जिन होता है, वांछित जिन होता है, वो किसी कोशिका या पोषी कोशिकाओं के अंदर हम डाल सकते हैं उच्च वेग के द्वारा। तो जिसका बना होता है तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म छर्रा। और ये छर्रा किसका बना होता है? या तो गोल्ड का या तो टंगस्टन का। ठीक है, उसमें उस जिन को या उस डीएनए के टुकड़े को लपेट कर उसको क्या किया जाता है? उच्च वेग से हिट किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे? सूक्ष्म छर्रा या माइक्रोस्कोपिक पेलेट्स। नेक्स्ट है हम लोगों का अनुवांशिक रूपांतरित। तो यहाँ से हम लोग का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जीएमओ से आप क्या समझते हैं? यानी हम लोग इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे जीव जिनके जिनों में या आनुवांशिक पदार्थों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर परिवर्तन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या फिर हम इसको जानवर जो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो ये जो फ्लैबर सैबर है, ये टोमेटो का या टमाटर का एक किस्म है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। संख्या का सीधा पिरामिड। देखो पिरामिड क्या है? तो पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? तो ये 3 होता है। तो पहला याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जैव भार, बायोमास का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। दूसरा जो होता है नंबर या संख्या का पिरामिड। और तीसरा जो होता है वो एनर्जी का पिरामिड होता है। यहाँ से जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनर्जी का पिरामिड। तो हम लोग याद रखेंगे एनर्जी का पिरामिड उल्टा कभी नहीं होता, है। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों उल्टा और सीधा दोनों बन सकते हैं, उल्टा या सीधा। ठीक है, और ये याद रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हमेशा बेस या आधार पर किसे रखा जाता है, यानी पिरामिड के बेस या आधार पर किसे रखा जाता है। तो याद रखेंगे हमेशा उत्पादक को रखेंगे, तो उत्पादक को रखते हैं, ये रखेंगे, ऐसे रखते हैं। और उत्पादक की संख्या अधिक तो सीधा बनेगा, ये याद रखेंगे। और संख्या कम तो ये उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इसको एक बार देख लेने से आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम लोग याद रखेंगे संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में किस में अनुपस्थित है? तो ये 1 में अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परितंत्र में जिसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। अभी हम लोग देखें कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का जो वहाव है वो एक दिशीय होता है। ऊर्जा का वहाव जो होता है वो क्या होता है? एक दिशीय बहाव है, जिसको हम लोग आगे 10% लॉ पढ़ते हैं, लिंडेमान के द्वारा दिया गया है।
कि आहार श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पूरे का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। तो ये एक डीसी होता है और इसका कभी भी रिसाइकल्ड ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन स्खलन होते हैं, वो पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं? जो नहीं होता वो कहाँ हो जाते हैं? शुक्रवाहक या वेस्ट डिफरेंस में वो अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजिक उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? तो ये याद रखेंगे, ये मेसोडर्म से बनता है। किसी भी जो लेयर होता है वो 3 होता है, क्या क्या? एक्टोडर्म जो बाहरी लेयर है, दूसरा है मेसोडर्म जो बीच का लेयर है, और तीसरा होता है इंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर से सारे जीव के जो जीव हैं उनके अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो तैयार होते हैं। तो मेसोडर्म जो होते हैं वो अधिकांशतः, यानी यहाँ से हार्ट भी इसी से बनता है, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी मेसोडर्मल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो एक्स गुणसूत्र हम लोग याद रखेंगे मेटासेंट्रिक होता है, यानी गुणसूत्र के बीच का ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये अगर बीच में है, अगर दोनों आर्म्स बराबर हैं तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। जब आर्म्स थोड़े से बड़े और एक थोड़ा सा छोटा होता है, यानी लगभग दोनों बराबर होता है, तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक जब ये पूरा एक आर्म बड़ा और एक थोड़ा छोटा, मतलब एक छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक जो एक आर्म पूरा बड़ा और एक आर्म बहुत ही छोटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अब हम लोग याद रखेंगे एलोलोसोम्स आर द नेम ऑफ द विजिट फॉलोइंग। इसमें से एलोलोसोम्स किसका नाम रखा जाता है या किसका दूसरा नाम है? तो ये याद रखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंडोगैमी निम्नांकित में किस में पाया जाता है? तो ये हम लोग एंडोगैमी याद रखेंगे कि हमारा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है मध्य चक्र। देखो जो कुछ जानवर हैं उनमें, यानी जो मैमेलियन है उनमें कुछ परिवर्तन होता है उनके ओवरी तथा सहायक नलिकाओं में मादाओं के ओवरी तथा सहायक नलिकाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इन परिवर्तन को 2 भाग में बांटा जाता है, यानी 2 कहते हैं। तो एक को कहते हैं ओएस्ट्रस और दूसरे को कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। ये साइक्लिक चेंज होता है, यानी टाइम टू टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से, मेंसुरेशन साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल। जो मेंसुरेशन साइकिल होता है ये हमारा 3 के अंदर, जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। कौन कौन है? मंकी है, एप है और ह्यूमन है। इन तीनों को किन कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है प्राइमेट्स में। किसमें रखा जाता है? प्राइमेट्स में। और बाकी जो बचा है, जैसे काऊ है, सिप है, टाइगर है, ये सारे जो होते हैं, डॉग है, ये सारे जो होते हैं ये आते हैं नॉन प्राइमेट्स में। ये जो नॉन प्राइमेट्स में होते हैं उनमें कौन सा होता है? ओएस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम? गाय। नेक्स्ट है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राजस्थान में है, और ये भी किसके लिए फेमस है? तो ये भी हमारा बाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थानिक पौधा है? कौन सा? तो ये हम लोग याद रखेंगे, नेपेथियस खासियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन क्लोनिंग के संवाहक में बाह्य गुणसूत्र क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों का है, इसमें हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसपोन्स को हम कहते हैं जंपिंग जिन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे कभी पूछ भी सकता है कि जंपिंग जिन किसको कहते हैं? तो ट्रांसपोन्स को, या ट्रांसपोन्स को निम्न में से क्या कहते हैं? तो जंपिंग जिन, यानी ये अपना स्थान को परिवर्तन कर लेता है। इंट्रोन जो है ये क्या होता है? तो इंट्रोन्स को याद रखें, कोड नहीं करते हैं। और एक्सोन जो होते हैं, यानी डीएनए का वह भाग,
ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं HNRNA में, याद रखेंगे HNRNA में। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस RNA। इसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर। ये जो होते हैं प्री मैच्योर RNA होते हैं, यानी ये परिपक्व RNA नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक इंट्रोन जो कोड नहीं करेगा और एक्सोन जो होता है वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। तो इसलिए एक्सोन और प्लाज्मिड जो होता है वो अतिरिक्त वृत्ताकार DNA है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बाह्य गुणसूत्र DNA है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि TI प्लाज्मिड। ये जो TI प्लाज्मिड है, TI का पूरा नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसर, यानी अवरद उत्प्रेरक। तो ये जो ट्यूमर इंड्यूसर होते हैं, अवरुद्ध उत्प्रेरक होते हैं, ये जो हैं ये मृदा में उपस्थित एक जीवाणु है। कौन, तो इसका नाम याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस है ये कहाँ रहता है, मृदा में रहता है। और ये क्या करता है, तो पादपों में कैंसर या ट्यूमर कोशिका बनाता है। ये किसको प्रभावित कर रहा है, तो ये प्लांट्स को प्रभावित कर रहा है। इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, सी, प्लांट्स। ठीक है, इसको वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। इस जीन को बाहर निकाला जाता है और TI प्लाज्मिड फिर अफेक्ट नहीं करता है और इसको प्लांट्स में किसी जीन्स को पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। याद रखेंगे PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCR का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका उपयोग हम DNA यानी वांछित DNA की संख्या को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, को बढ़ाने में करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, DNA प्रवर्धन या DNA एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये जो है कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स और वैगोनविला के कांटे क्या है। तो देखो यहाँ से जो इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन हमारा पहला पूछा जाता है कि समजात अंग क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा 100%, एकदम इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो होता है असमजात अंग, ये दोनों बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इसको हम लोग बोल देंगे होमोलोगस, और ये हो जाएगा एनालोगस। इसको देखो याद करने का, सम मतलब समान, जात यानी एक ही जात का कब होगा, जब उसका ओरिजिन सेम होगा, यानी संरचना समान। तो इसका हम लोग क्या याद रखेंगे, तो समजात अंग वैसे अंग जिनका संरचना समान हो परंतु कार्य अलग हो। ठीक है, और दूसरा असमजात वैसे अंग, बस इसमें उल्टा कर देना है, वैसे अंग जिनका संरचना अलग हो परंतु कार्य एक हो या कार्य समान हो, वैसे को हम क्या कहते हैं, असमजात। ठीक है, तो अब यहाँ से हम याद रखेंगे कि यहाँ जो ये कुकुरबिट्टा और टेंड्रिल्स वैगोनविला के जो कांटे हैं वो कैसे हैं, समजात अंग है या होमोलोगस। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और इसका जो एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये है
फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन और फिन्स, फिन्स ऑफ शार्क, शार्क के फिन्स और पेंगुइन के फ्लिपर, दोनों का काम एक है लेकिन उत्पत्ति अलग है। इसका एक और याद रखेंगे, इसका याद रखेंगे फोर लिम्ब, फोर लिम्ब ऑफ, पहला ह्यूमन यानी मानव, दूसरा पैंथेरा लेपर्ड, फिर व्हेल और लास्ट जो है वो है बैट। तो इसका याद रखेंगे कि इसमें जो फोर लिम्ब, इसका जो बनावट है ये पकड़ने में हेल्प करता है, पकड़ने में, लेपर्ड को दौड़ने में, व्हेल को तैरने में और बैट को उड़ने में। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, ये। तो ये जो हमारा है ये छोटा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आप लोग का हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डार्विन के फिंच, डार्विन जो थे, इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया इन्होंने। फिंच जो है वो क्या है, बर्ड है, एक तरह का बर्ड है जो एक आइसलैंड पे फिंच को मिला था, जिसमें उन्होंने कुछ एडेप्टेशन देखे थे, जिसके अलग अलग प्रकार देखे थे, और ये एक उदाहरण है एडेप्टेटिव रेडिएशन का। आर्चियोपेट्रिक्स फॉसिल बर्ड्स इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, इसको हम लोग याद रखेंगे, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का ये कनेक्टिव लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विसंकर स्थिति कौन सा है। द्विसंकर स्थिति वैसी स्थिति जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दो गुणों वाले, तो इसका हम लोग आंसर लगाएंगे सी। नेक्स्ट है, जिन के विभिन्न पूरक को क्या कहा जाता है, जिन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो जिन के विभिन्न रूपों को बोला जाता है युग्म विकल्पी या फिर एलील। यहाँ पे दो हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो होते हैं वैसे जीन्स होते हैं जो गुणसूत्र के अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट रहते हैं या समूह पे प्रेजेंट रहते हैं और एक ही गुण को दिखाते हैं, परंतु एक साथ आने पर उनका जो गुण होता है वो अलग हो जाता है। एक साथ आने पर दूसरे गुण को दिखाते हैं, दूसरे गुण को दिखाते हैं। ठीक है, वैसे गुण के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जो दोनों अलग अलग होते हैं जब एक साथ आते हैं तो एक अपना दिखाता है और दूसरा जो होता है वो छिप जाता है, उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। टैप्टल्स कोशिका क्या दर्शाती है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे इंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लाइडी। और टैप्टल सेल या टैप्टम जो होता है ये याद रखेंगे कि जो टैप्टम होता है ये परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भ्रूण कोश किससे बनता है। तो भ्रूण कोश हम लोग याद रखेंगे कि भ्रूण कोश जो होता है ये एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन ये बनता किससे है, तो मेगास्पोरेंजियम से बनता है। ये किससे बनता है, याद रखेंगे, ये किससे बनता है, तो ये मेगास्पोर से बनता है, गुरु बीजाणु से ये बनता है। तो गुरु बीजाणु जो होता है तो पहले 4 बनते हैं, टोटल जो इसकी संख्या होती है 4 होती है, परंतु 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक जो होता है वो बना रहता है, और कार्य करता है और उसी से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग मादा युग्मोविद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरण आरएनए इनमें से कौन सा क्या पाया जाता है। तो स्थानांतरण आरएनए में हम जानेंगे एंटीकोडोन पाया जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इस पे ये एंटीकोडोन होता है और ये एमिनो रिसेप्टर आर्म्स होते हैं। तो ये हम लोग आंसर एंटीकोडोन लगाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा। क्या दिया था, सेंट्रल डोग्मा में बताया था कि जो डीएनए है उससे क्या बनता है, आरएनए,
आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब इस विधि को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। और इस विधि को बोलते हैं रूपांतरण। इस विधि को क्या बोलते हैं? रूपांतरण या अनुवादन। और डीएनए से डीएनए जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिकृत्यन। ठीक है। तो अनुलेखन जो है और रूपांतरण जो है, तो यहाँ से एक विधि बताया गया कि जिसमें आरएनए से डीएनए जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स अनुलेखन। और जो यह एंजाइम करता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एक आरएनए है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इसका आंसर हम लोग ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपेरोन। ओपेरोन जो होता है, ओपेरोन एक तरह का मॉडल है जो दिया गया है और ये जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जो ओपेरोन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था और उसी के नाम पे ये है। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे कि जो रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है वो रेगुलेटर जीन कहलाता है। और इसका वीडियो अपलोडेड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस द्वारा विष किसे प्रभावित करता है? तो इसका हम लोग याद रखेंगे ये हमेशा वॉलेंट्री मसल्स को करता है, यानी जो वैसे मसल्स, वैसे मांसपेशियां जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। और जिसको हम नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। जिसको हम अपने से नियंत्रित नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विषाणु में क्या रहता है? एक विषाणु में, एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो याद रखेंगे कि जो एड्स विषाणु है वो क्या है? तो इसका नाम है HIV। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसको किस ग्रुप में रखते हैं? इसको रखते हैं रेट्रोवायरस में। किस में रखते हैं? रेट्रोवायरस में। यानी वैसे विषाणु जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, यानी जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसको हम रेट्रोवायरस में रखेंगे। उसको हम रेट्रोवायरस में रखेंगे। और HIV किसका है? रेट्रोवायरस का है। और HIV से क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसको हम लोग याद रखेंगे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक है। यानी एक ऐसा स्थिति है जिसमें क्या होता है, मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है। यानी ये जो HIV है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि HIV जो है वो किसके ऊपर काम करता है? तो बी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स के हेल्पर सेल्स को ये मार देता है। ठीक है। और मेमोरी सेल्स को ये नष्ट कर देता है HIV। तो ये क्या होता है? तो ये एक कुंडलीय आरएनए को रखता है। ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट है 38। तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो निकोटीन के कारण होती है। घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण करेगा? तो ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक, या हम लोग याद रखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल वैसा जो डिकम्पोजर के द्वारा टूट सकता है, वैसा जो नहीं टूटेगा उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में जल प्रदूषण का एक समान संकेतक है? तो इसका हम लोग याद रखेंगे ई कोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक एक तरह का फिश है। लाइसिन में प्रचुर शक्ति रतन ताताड़ प्रोटीन किसका एक किस्म है? तो ये मक्का का किस्म है। इसमें है बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तो ये तरल नाइट्रोजन में होता है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी जब कृत्रिम रूप से वीर्य सेचन किया जाता है तो वीर्य को क्या किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में जमा करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो उस विधि को हम किसमें करते हैं? तो इसको हम जमा करते हैं तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में हमारा होता है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन, ये याद रखेंगे। लेडिंग सेल, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो लेडिंग सेल है यानी जो हमारा वीर्य नलिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, इसमें मेनली दो तरह की कोशिकाएं हैं। पहला जो कोशिका होता है इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल यानी जनन कोशिका, इसको हम लोग याद रखेंगे, जनन कोशिका। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, इसका जो मेन काम होता है सर्टोली सेल का, इसका पोषण देना काम होता है, पोषण देना, ठीक है। और ये जो जनन कोशिका है इससे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब इनके बीच का जो स्पेस बच जाता है, स्पेस बचा हुआ, ठीक है, वहां पे एक सेल होता है जिसको बोलते हैं लेडिग सेल। इसको क्या बोलते हैं? लेडिग सेल या इंटरस्टेटियल सेल्स। जो लेडिग सेल है ये एंड्रोजन सिक्रेट करता है, यानी मेल हॉर्मोन्स, मेल हॉर्मोन्स। तो ये जो एंड्रोजन है यानी ये क्या सिक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है ये सिक्रेट करता है हमारा कौन? ओवरी, ओवरी के द्वारा ये होता है। मुखी गर्भ निरोधक यानी ओरल गर्भ किसका होगा? तो ये फीमेल का होगा। तो फीमेल में कौन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका हम लोग डी लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के प्रतिकीर्तन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे प्रतिकीर्तन जो हम लोग जानते हैं, प्रतिकरण, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए से डीएनए का निर्माण। डीएनए से डीएनए का निर्माण को क्या कहते हैं? प्रतिकरण या रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है ये जो हमारा डीएनए है ये एंटीपोलरिटी होती है, यानी एक जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। तो जो ये प्रतिकरण है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा, यानी इधर वाला जो होता है जो कंटिन्यूअस यानी जिसमें सतत होता है वो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसमें असतत होता है यानी ओकाजाकी बनता है, ओकाजाकी टुकड़े आरएनए के छोटे छोटे प्राइमर्स बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असतत। असतत। और इसी को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग, लैगिंग मतलब छोटा छोटा टूटना। तो ये कौन सा हो जाएगा? असतत। बी या सी, छोटे छोटे खंडों में। तो ये बी और सी, डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम्स बेस उत्पादन क्या है? तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, ये हम लोग ए लगाएंगे इसमें। फ्रेम शिफ्ट। बोबल परिकल्पना किसने दिया? तो क्रिक ने दिया। किसने दिया? क्रिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो आरबीसी के पतन का कारण आर्सेनिक यौगिक है, इसमें हम लोग ए लगाएंगे। नेक्स्ट है, जल प्रस्फुटन किसके कारण होता है? तो जल प्रस्फुटन शैवाल, ये याद रखेंगे। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण अपक्षय वेदरिंग तो होता ही है। और पेडोजेनेसिस में हम लोग याद रखेंगे, पेडो मतलब होता है सॉइल और जेनेसिस मतलब उसका बनना, बनना। तो हम लोग बी और सी लगाएंगे इसका आंसर, यानी डी होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स में यानी वो डूबते नहीं हैं उनके अंदर, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। इसके कारण से पफुद हाइपिड अंतर कोशिका किस में होते रहते हैं? तो ये रहेंगे एक्टो माइक्रोराइजा में। ये रहेंगे एक्टो माइक्रोराइजा में। यहाँ से हम लोग का ये क्वेश्चन पूछेगा माइक्रोराइजा क्या है? तो माइक्रोराइजा एक तरह का सिम्बियोटिक संबंध है। किसके बीच? तो उच्च पादप और कवक। उच्च पादप और कवक ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टो और इंडो। यानी जब जड़ों में यानी जब उत्तक में ये कवक पूरा अंदर जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग इंडो कहते हैं, और जब बाहर रहता है तो वो एक्टो कहलाता है।
ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाता है माइक्रोराइजा से संबंधित। फिर है पेलियोट्रॉपिक जिन विच टाइप, यानी अभी जो हम लोग इसके पहले मल्टीपल फिनोटाइप देखे थे उसी का ये एग्जांपल है। पॉलीजेनिक इसको कहते हैं। पेलियोट्रॉपिक जीन्स वैसे जीन जो एक गुण से अधिक को कंट्रोल करते हैं, एक जिन जो एक से अधिक गुणों को कंट्रोल करता है उसको हम लोग कहते हैं पेलियोट्रॉपिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल जिन। निम्नांकित में दो विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी जिसका दोनों अलग अलग हो, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी है, जल पशु है? तो ये नदी डॉल्फिन। ये सब तो याद रखने का है। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है इन सिटू संरक्षण। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था इन सिटू संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो दो तरह का होता है, इन सिटू और दूसरा होता है एक्स सिटू। इसका हिंदी मतलब अगर हम समझते हैं तो इसको बोलते हैं स्वस्थाने, स्वस्थाने, और दूसरा होता है वाह्य स्थाने, वाह्य स्थाने। जैसा कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि संरक्षण का वह विधि जिसमें पशुओं या जीवों के उनके आवास में ही संरक्षण दिया जाता है, यानी प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। और इसमें हम लोग याद रखेंगे प्राकृतिक आवास से बाहर, प्राकृतिक आवास से बाहर जब संरक्षण दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू। तो इसमें वनस्पतिक या प्राणी उद्यान नहीं होगा, या बॉटनिकल या जूलॉजिकल गार्डन। आणविक कैंची याद रखेंगे। आणविक कैंची किसको कहते हैं? प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज को या प्रतिबंधन एंजाइम को कहते हैं। और ये इंडोन्यूक्लियेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर की ओर से काटता है, और ये जो न्यूक्लियेज है, ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है, ये किससे बिलोंग करता है? तो न्यूक्लियस से बिलोंग करता है, जो दो तरह का होता है, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज जो है वो अंदर सिरे से जो अंदर काटता है, और ये सिरे से काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, SCID के लिए जिन थेरेपी संवाहक के रूप में प्रयोग होता है, तो ये होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वैसे वायरस जिनका, रेट्रोवायरस किसको बोलते हैं? ऐसे वायरस जिनका या जिनके अंदर RNA से DNA का निर्माण हो सकता है, यानी एक परपोषी कोशिकाओं में जाकर उन अपने RNA से उनके DNA का निर्माण कर सकते हैं और दोनों को जोड़कर उसको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अवशेषी अंग है? तो इसमें से सारा ही इसका अवशेषी अंग है। पुच्छ केसरिका, टेल वर्टिब्रेट्स, निकेटिकिंग, मेम्ब्रेन, झिल्ली, अकल्च जिसको विजडम टूथ कहते हैं, तो ये सारे वेस्टिगल ऑर्गन है। वेस्टिगल ऑर्गन बेसिकली अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जिनका पहले तो इस्तेमाल था लेकिन अब इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, बीटी कपास, ये याद रखेंगे। बीटी कपास जो है, बीटी जो है ये लिया गया है बैसिलस थेरेंजिस से, बैसिलस थेरेंजिस से। ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये एक जिन, इसमें एक जिन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजिन, इसमें होता है क्राइजिन, और ये एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, जो क्या करता है? कीटों को मारता है, कीटों को मारता है। कैसे मारता है? तो इनके क्षारीय इंटेस्टाइन यानी अमाशय में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, छेद कर देते हैं उसके इपिथेलियल यानी उपकला लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या मारेंगे? तो ये हो जाएगा कीटों से बीमारी से बचाता है, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PCR में TA की। तो टैक, ये जो है टैक थर्मल एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है, जो एक थर्मोफिलिक जीवाणु है, जो हीट में भी अपने आप को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं।
आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो हमेशा ये इसमें याद रखेंगे ई कोलाई का किया जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके लाए? तो ये हम लोग याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 67 का अगर हम लोग याद रखते हैं हरित कार्य के, तो ये ढांचा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु कीटनाशक है? अभी हम लोगों ने देखा, तो वो कौन सा है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो यहाँ पे होमो इरेक्टस मारेंगे। और लास्ट है जो हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का है बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार। तो बाहित मल जल जो होता है, जो फैक्ट्री और हाउसेस से निकल कर आते हैं, जिनमें सॉलिड, लिक्विड और यानी ठोस और तरल दोनों तरह की अशुद्धियां उसमें जुड़ी हुई रहती हैं, तो उसको जिस विधि के द्वारा साफ बनाया जाता है या स्वच्छ किया जाता है, उस विधि को बोलते हैं वाहित मल उपचार तंत्र। इसमें दो तरह का उपचार किया जाता है। पहला जो होता है प्राथमिक होता है, और दूसरा जो उपचार होता है वो द्वितीयक कहलाता है। द्वितीयक उपचार में जीवों का प्रयोग किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्राथमिक उपचार में कोई भी जीवों का नहीं यूज किया जाता, और इसमें यांत्रिक प्रक्रिया यूज की जाती है, मैकेनिकल, इसमें इस उपचार में भौतिक क्रियाएं को उपयोग किया जाता है, फिजिकल। तो इसमें बी हमारा आंसर होगा, निस्यन व अवसाधन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।